नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। नए साल 2022 का पहला संडे आज 2 जनवरी है और पिछले साल में क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये सब तो बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आज सईद नकवी साहब मेरे साथ हैं और उनसे बहुत ही अहम एक चीज जो उनके जिंदगी के तजुर्बे के बहुत से बड़े तजुर्बों में एक अहम तजुर्बा था। सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव का इंटरव्यू दुनिया के वाहिद जर्नलिस्ट सईद नकवी इस इंटरव्यू के करने में कामयाब हुए और वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था जिसको सईद नकवी ने खुद अंजाम दिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि गोर्बाचोव जो जाहिर है उस वक्त तक तो ये नहीं कहा जा सकता था कि ये आखिरी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हालात बदलने शुरू हो गए थे। इसके अलावा सईद नकवी साहब से हम जानेंगे कि उस तब्दीली का जो सोवियत यूनियन बिखर के मुख्तलिफ बहुत से मुल्कों में टूट करके बन गया और आज उसे उसका बड़ा हिस्सा रूस के नाम से जाना जाता है, इस तब्दीली का दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ा, क्या अब तक भी हम उसके असरात का सामना कर रहे हैं। यह बहुत ही अहम इंटरव्यू है आज का और मैं समझता हूं कि जो जर्नलिज्म को सीखने वाले लोग हैं, जो तारीख को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत ही अहम साबित होगा। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आपने दुनिया देखी, 110 मुल्कों से आपने रिपोर्टिंग की और दूरदर्शन के उस जमाने में जब अकेला चैनल होता था, आप तकरीबन हर संडे किसी ना किसी अलग मुल्क में नजर आते थे। हमें अपने बचपन और नौजवानी का वो वक्त याद है। सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ आपकी मुलाकात कैसे रही? जहां तक मैं जानता हूं, एक बार तैयारी पूरी हो गई, इंटरव्यू नहीं हो सका, बाद में इंटरव्यू हुआ। आखिर ये कहानी क्या थी? अब ये आपने पहले तो आपके सामईन को सबको नए साल की मुबारकबाद और खुदा करे कि ये साल इतना बदनुमा ना हो जितना कि गुज़िश्ता साल था। अच्छा साल निकले, अमन हो, शांति हो, खुशियां हो, कोविड वगैरह से हम लोग बरी हो जाएं, नफरतें जो फैली हुई हैं वो कम हो जाएं किसी हद तक। ये इस दुआ के साथ मैं ये बात आपने बात छेड़ी है। देखिए, आज हम बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये 30वां साल है, 30th ईयर ऑफ द सोवियत कोलैप्स। और उसको मैंने तब से देखा जब से वो कोलैप्स होना शुरू हुआ, यानी गोर्बाचेव साहब का आना। ये जब सेक्रेटरी जनरल बन के आए और इन्होंने दो एक वर्ड्स उन दिनों में बड़े कॉमन हो गए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपनिंग अप। यानी जो सोवियत यूनियन एक आयरन कर्टन के पीछे था, गोया अब खुल के सामने आएगा तमाम कॉमिटी ऑफ नेशंस में। खैर, बड़ी मुश्किल से अच्छा, एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्टों को एक अजीब और गरीब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि दुनिया के वहां के लोग आके हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिल लें, हम उनके लोगों से नहीं मिल सकते। ये क्या, मेरे समझ में नहीं। ये बात ही तबीयतन कभी मैंने इस बात को माना ही नहीं। ये कैसे हो सकता? तो मैंने काफी जोर लगाया। अब जाहिर है उसमें क्योंकि सोवियत यूनियन का मामला था तो एम्बेसडर को इन्वॉल्व करना था। यहां से हमारे ताल्लुकात थे राजीव गांधी से, उनसे भी उनको भी उसमें राजी करना था क्योंकि इंटरव्यू हिस्टोरिक था। अब जनाब अली राजीव गांधी साहब जा रहे थे मॉस्को, वो वक्त उनको भी ये सूट किया कि हाँ भाई, बिल्कुल मौका है, वो सही के इंटरव्यू करेंगे। रमेश भंडारी थे फॉरेन सेक्रेटरी। रमेश भंडारी के पीछे तमाम 30 अदद जर्नलिस्टों वो उनके जान के पीछे पड़ गए कि साहब ये क्या हो रहा है, ये नकवी साहब को इंटरव्यू मिल रहा है, हम क्या करेंगे। अब वो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था, आपस में तय हो गया था कि गोर्बाचेव का मेरा इंटरव्यू होगा।
ये पहले से तय हो चुका था। अब क्या हो, तो वहां पे व्लादिमीर्स्की हॉल ऑफ क्रेमलिन था। ये भी एक बड़ी तारीखी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला जर्नलिस्ट जो उस क्रेमलिन पैलेस में दाखिल हुआ, कोई नहीं होता, कोई नहीं। तो अब क्या किया गया कि नहीं साहब, ये बाकी जर्नलिस्ट जो हैं इनको भी खुश करने के लिए एक इनका नुमाइंदा भी नकवी साहब के साथ बैठेगा। अरे भाई, नकवी साहब खुद उनके नुमाइंदे हो सकते थे। वो नुमाइंदा चूज किया गया, वो कौन था? रूसी करंजिया ब्लिट्स के सीनियर थे, बड़े मजे के आदमी थे। हवाई जहाज प्राइम मिनिस्टर का उड़ा, वो सर के ऊपर खड़े होके वो शीर्षासन बहुत अच्छा करते थे। तो वो दिखा रहे थे सबको, अच्छी उम्र थी, लेकिन वो अपना ये कि हवाई जहाज उड़ रहा है और वो खड़े हुए सर के ऊपर बैलेंस करते हुए, बड़े मजे के आदमी थे वो। तो साहब वो मेरे सामने कुर्सी पे बिठा दिए गए, आगे दो कुर्सियां खाली, एक पे गोरबशेव, वहां उधर मीटिंग हो रही है, वहां से आएंगे और उस कुर्सी पर बैठेंगे, और इधर वाली कुर्सी पर उनका इंटरप्रेटर बैठेगा। और बाकी जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने हुल्लड़ करके, वो एक रिंग बनी हुई थी रस्सी की, उसके चारों तरफ वो खड़े हो गए। तो अब क्या तमाशा बन रहा था कि नकवी साहब बेचारे किसी सूरत से जुए शीर लेके आए थे, समझे, कि वो जो शीरी के दीदार के लिए वो सब सारा खटपट हो गया। एक तो बेड बिठा दिए गए हमारे रूसी करंजिया, और उधर के सब हमारे कॉलीग्स वो झांक रहे। उन दिनों में पुराने सोवियत यूनियन का फॉरेन मिनिस्टर जो था ग्रोमिको, लॉन्गेस्ट लास्टिंग, उसने 1 साल गोरबेचेव के साथ भी गुजारा। उसके बाद आए शेवरनाथ से। तो गोरबेचेव के कमरे में राजीव से बातें हो रही थी वहां, तो वहां से कमरे से आके ग्रोमिको ने झांका, और मैंने देखा झांक के कि ये हो क्या रहा। एक रिंग बना हुआ है, बॉक्सिंग रिंग, उसके बीच में 2 बैठे हुए हैं और बाकी सब झांक रहे हैं। तो उसने कहा साहब ये पहली आउटिंग है सोवियत यूनियन के नए सेक्रेटरी जनरल की, उसको इस किस्म के शीशा लेदर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक्सपोज नहीं कर सकते। ये मेरा ये पीछे बात हुई होगी, और उसने साहब वो कैंसिल कर दी। साहब रह गए, तब रह गई मुंह बाय के सब लंबरन की लंबरी। अब जनाब अली पिछले अगले साल जाके, फिर मैंने जब वो गोरबशेव यहाँ आ रहे थे, मैं गया, वो इंटरव्यू हुआ, वो अलग किस्सा है। गोरबशेव के आने की ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जो था, ये इसके इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितना पेनिट्रेटेड था सोवियत सिस्टम। रेडियो फ्री यूरोप, CIA, चर्च, इसका जो धीरे धीरे इनको ऐसा, और सबसे बड़ी बात अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का पिट जाना, और वहां से जिस तरह से ये, जैसे अमेरिका अभी गया है, बिल्कुल वैसे ही सोवियत यूनियन गया था तब। ये तो अफगानिस्तान जिंदाबाद, ये तो अफगान की तबीयत में है ये। वो जनाब उनको उधर, उसके बाद जब सोवियत यूनियन गिरा, बहुत लंबी कहानी है, उसमें कहा वक्त गुजर जाएगा। हाँ, लेकिन चाइनीज ने एक चाइनीज डिप्लोमेट ने एक बात कही। उसने कहा कि देखो, पेरेस्ट्रोइका ऑलवेज, यानी रिस्ट्रक्चरिंग ऑलवेज, ग्लासनोस्ट नेवर, ग्लासनोस्ट नेवर। ये जो दोनों को कंबाइन करके, जैसे आप घोड़े पे दौड़ के एक नीचे आ रहे हो, और लगाम से घोड़ा बिल्कुल निकल जाए, आपके पांव ना हाथ बाग पर है, ना पा है रकाब में, रव में है रक्षे उम्र, कहां देखिए थमे, ये सोवियत यूनियन। ना हाथ बाग पर है, ना पा है रकाब में,
ये आलम था, टूट गया। अब उसके टूटने के असरात जो दुनिया में हुए, आप जो पूछ रहे थे, अब पूछे। हाँ, हाँ, मैं नहीं, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और पूछूंगा, बहुत ही मुख्तसर आप बता दीजिए कि असल वजह सोवियत यूनियन के बिखरने की क्या थी, अगर आप जब मुख्तसर बता सकें जानने वालों को, क्योंकि ये एक मुबहम सा सवाल है नई नस्ल के सामने। देखिए, दो, एक तो इतनी ज्यादा कीमत बढ़ा दी थी कोल्ड वॉर को सस्टेन करने के लिए अमेरिकन ने। हम्म, उन्होंने स्टार वॉर्स, अब ये आजकल तो स्टार वॉर्स कुछ नहीं मालूम होता, उन हम्म, दिनों में देखिए सोवियत यूनियन की मिलिटरीली अमेरिकन से निपट सकता था, हम्म, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट वो कर रहा था अपने मिलिट्री कुवत में, उतना इकोनॉमिकली अंदर से वो खोखला हुआ जा रहा था। हम्म, और वो सिस्टम बिल्कुल एक इतना बोदा और खोखला हो गया था कि जैसे ही प्राइस बढ़ी, कीमत बढ़ी, एकदम, यानी आप देखिए कि बोरिस येल्सिन आए और आते ही जितने भी कम्युनिस्ट थे, जितने ही भी स्टेट एंटरप्राइजेस थे, वो सब जो उनको चला रहे थे, चेयरमैन और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल बन के, वो सब उसके ओलिगार्क हो गए। एक लफ्ज ओलिगार्क निकला, वो सब उन्हीं की हो गई। अच्छा साहब, इसमें हिंदुस्तानियों का भी बड़ा हाथ निकल आया, उनके हाथ भी कुछ लगी, कुछ बटेरे उनके हाथ भी आ गई। कैसे? तो ये कि यहाँ पे जो वेस्टर्न एलीट थी, जो स्कूल गई, सेंट स्टीफेंस कॉलेज गई, कैम्ब्रिज गई, ऑक्सफोर्ड गई, वहां से आईसीएस बन के आए, फिर उनके बेटों ने भी यही किया, फिर और लोग वेस्ट की तरफ चले, फिर अमेरिका गए। तो एक तो वो था जो एलीट बन रही थी, वेस्टर्न ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ पे एक तबका था, शायरों का, अदीबों का, कॉफी हाउस रेगुलर्स का, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का, ये सब वहां पे था, ये सब लेफ्टिस्ट। इनके बच्चे जो थे वो, कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नहीं, वो पैरिस, लुमुम्बा यूनिवर्सिटी मॉस्को, और मॉस्को की और छोटी छोटी जगहों पे तो इनके ताल्लुकात होते थे, ये वहां चले गए। अब जब सोवियत यूनियन गिरा तो वहां वारे न्यारे हो रहे थे, तो ये बच्चे, यानी उन शायरों के नाम ना लूंगा जो कि बिल्कुल यानी 5-5 रुपए रोज मांग के जिंदा रहते थे, उनके औलादे वहां जाके मिलियनर हो गए। अभी है किस्सा, अभी लोगों के सामने आया नहीं है, क्योंकि यहां से जो पुराने, जो सोवियत यूनियन, जो कम्युनिस्ट और लेफ्ट ओरिएंटेड लोग थे, उन्होंने अपने भाई, यहाँ पे हर एक तो चला जाता था वहां, जिसको किसी को दिल धड़ा धड़का किसी कॉमरेड का, किसी तरक्की पसंद शायर का, वो जनाब फौरन पहुंचा मॉस्को, फ्री, फ्री उसका इलाज हो रहा। यहां तक कि फैज अहमद फैज मुस्तकिल लेकर रहते थे वहां अस्पतालों में, अक्सर और बेशतर। उनको जब लेनिन अवार्ड मिला, देखिए ये आ जाता है कि बाइफरकेशन विजन का, उनका दिल वाम की तरफ यकीनन था, लेकिन चूंकि वो आजाद शायर थे, जैसे ही लेनिन प्राइज मिला, उसके जितने उनको पैसे मिले, वो लेके लंदन पहुंचे और लंदन में जाके एक अपार्टमेंट खरीद लिया था, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जी 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 जी। ये एक हमारे इंटेलिजेंसिया का कंफ्यूजन, इसमें हम कहाँ फंस गए, हम जी आपको जी। बता रहे हाँ, थे। हाँ, अब मैं, हाँ, वो वजह जो असरात आपने बताई वो खोखली हुई उसके हो गई। असरात बहुत से। हाँ। एक तो आप देखिए कि वो तमाम प्रॉब्लम्स दुनिया की जो कि कंजील्ड थी, जो कि फ्रोजन थी कोल्ड वॉर के टेंशन में, वो एकदम से खुल गई। मसलन साउथ अफ्रीका, अब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में थे, एकदम से 1990 और सोवियत यूनियन गिरा और फट से ये हो गया कि साहब अब क्योंकि जो अपार्थाइड सिस्टम था वो कोई बहुत अच्छा तमगा नहीं था वेस्ट
के क्रेस्ट पे। वो भी चाहता था कि भाई ये खत्म हो, लेकिन ऐसे खत्म हो कि हमारा कंट्रोल रहे, लिहाजा इकोनॉमी पे टोटल कंट्रोल रखा उन्होंने। यानी एंग्लो अमेरिकन गैविन राइली एक साथ थे, जो एंग्लो अमेरिकन के चेयरमैन थे, वो रहे। तो गोया एक जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में, एक कॉम्प्रोमाइज में आ गए, पॉलिटिकली आ गए। लेकिन चूंकि वो उजलत में हुआ था, अब आप हालात देख लीजिए साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी के क्या हुआ। प्रेसिडेंट साहब उनके जेल में, एक तो वो। तो फिर ये उसके असरात होने शुरू हुए गिरने के बाद, ये सोवियत सोवियत यूनियन, क्योंकि वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक इलाका था कि फॉर्ड के चारों दोनों तरफ वो स्ट्रेटेजी में तमाम दोनों पावर्स कोई भी ऐसी रियल एस्टेट को, ऐसी हुकूमत को अपने हाथ, अपने इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे कि वो उनके लिए मुज़र होगा। तो साउथ अफ्रीका एक गोया एक उनके लिए बहुत बड़ी मजबूत छावनी थी। न्यूक्लियर था। और जनाब जैसे ही मैंडेला आए, सबसे पहले उन्होंने अपने कारतूस खत्म किए, न्यूक्लियर डी न्यूक्लियराइज का साउथ अफ्रीका मैंडेला को दिया गया। मैंडेला को तारीख उस उन सुर्खियों के साथ न लिखेगी जैसे कि वो अभी तक रहे, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, वो अलग बात होगी। अब आइए आप एक झगड़ा बर्तानिया के बिल्कुल नाक के नीचे, बेलफास्ट, अल्स्टर, नॉर्दर्न आयरलैंड, वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में वो धमा चौकड़ी के आप याद करें, बहुत जबरदस्त, भयानक जनाब। उसमें भी दो तरफ की कुव्वतें थी। एक आपको हैरत होगी कि वहां भी आपके कद्दाफी साहब के पैसे जाते थे आईएनए को, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को, बाद में पता चला। जैसे ही ये हुआ जनाब, एक फ्राइडे एग्रीमेंट तो साइन हुआ 2005 में, लेकिन 1992 से गुफ्तगू शुरू हो गई जेरी एडम्स और बाकी जो वहां के लीडर थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लीडर, जो कि आखिर में खत्म हुआ जाके फ्राइडे एग्रीमेंट। इधर आप देखें कि एक कयामत आ गई इसमें। जो टुकड़े बने हुए थे और जोड़े हुए था ये कोल्ड वॉर यूगोस्लाविया के, वो सब अपने अपने अलग अलग हो गए। वो बॉस्नियंस अलग, क्रोएट्स अलग, सर्ब्स अलग और स्लोवेनिया अलग। और ये सब इसमें खास करके सर्ब्स ने तो ये ग्रेटर सर्बिया की एक तंजीम बनाई। उसमें जो गारत गली हुई है, तो जो साहब, यानी उसमें 4-5 फोर्सेस लड़ गई। क्या थी? सर्बिया की का ऑर्थोडॉक्स चर्च। अब जोग्राफिया के बगैर बात समझ में आती नहीं है। सर्बिया एक तरफ, अब वहां पे तंजीम है, वहां के एक तंजीम के इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जिसने कि एक ग्रेटर सर्बिया का प्रोजेक्ट बनाया। उनको ये शिकायत थी कि हम लोग हमेशा से दबाए गए। अच्छा, दबाए किसी हद तक गए थे भी, क्योंकि ऑटोमन से और ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर का जब झगड़ा था, तो ऑटोमन अंपायर यानी हुकूमत उस्मानिया जिसे कहते हैं, उनका इस इलाके में, मसलन सर्ब्स का, तब उनका मक्का मदीना कोसोवो में है। एक जगह है जहां बैटल फॉर कोसोवो हुई थी। उसको वो बहुत ही उनका सबका बड़ा एतकाद है उस पर। अब वो हाथ में थी उस्मानिया के, सल्तनत उस्मानिया के, कोसोवो का हिस्सा थी वो, अल्बेनिया का हिस्सा थी वो। तो ये इनको शिकायतें थी, और मुसलमानों से खासकर हिस्टोरिक वही किताब सलीबी जंगों के जमाने की, उससे पहले की। एक उनका झगड़ा था ये ऑर्थोडॉक्स चर्च और कैथोलिक चर्च। क्रोएशिया कैथोलिक था, सर्बिया रशियन ऑर्थोडॉक्स। अब ये दोनों के बीच में एक सैंडविच इलाका है जिसको क्या आप कहें, बॉस्निया।
जिसका की कैपिटल सरायेवो। हम्म, सरायेवो सराय से आया है। हम्म, सराय, सराय से मतलब ये हुआ कि ये ऑटोमन और तुर्किक इलाका है उनके। और इस कयामत की जंग हुई, इतने लोग मारे गए। सेब्रेनित्सा का सानिया तो आपको मालूम ही होगा कि 7,000 जवान मरण लाए गए और उनको सर्बियन फोर्सेस ने गोली मार के वहीं पे ढेर कर दिया। लेकिन ये भी उस सिस्टम में एक खूबी है कि आखिर में जिन लोगों ने ये किया था वो हेग में जेल गए। मैं इसको हाशिमपुरा में जो हुआ था 1987 में, अभी तक वो मुकदमा उसका समाधान नहीं हुआ। ये भी मलियाना। अच्छा नकवी साहब, आपने आपने कई मुल्कों के बारे में बताया, इसमें यह भी अंदाज हुआ कि बहुत से नए मुल्क बने, तकसीम हुई। जी जी जी। और बिल्कुल एक तरह से नए किस्म का नक्शा बना उस पूरे इलाके का। लेकिन इसका असर कुछ मुल्कों पर पॉलिटिकल, यानी जो फॉरेन पॉलिसी की तब्दीली मैं उस उस पे में। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि हाँ, ये तो उसका असर ये हुआ कि ये सब स्प्लिंटर होने लगे, हाँ, कुछ ग्रुप्स बनने लगे। अरे भाई, ऑस्लो अकॉर्ड, पैलेस्टीनियन अकॉर्ड 1993 में, बिल्कुल उसी के फौरन बाद ये लगा कि अब हमारे पास कुव्वत है, अमेरिका सोल सुपर पावर हो गया है, अब हम ये तय कर लेंगे। तो क्लिंटन साहब ने फौरन बुलाया उनके कुजुरेव फॉरेन मिनिस्टर, जो कि 4 दिन रहे, बोरिस येल्सिन, जो कि मुस्तकिल सुबह से शाम तक वो उनका अपने कंट्रोल में वो आपे में नहीं थे। वोदका का बेपनाह शौक था उन्हें। बहरहाल वो कुछ साल रहे। यहाँ हम लोगों को हिंदुस्तान न वो आए, न उनके फॉरेन मिनिस्टर कभी आए, ये याद रखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल एक एक ऑस्लो अकॉर्ड हुआ। तो ये सब चीजें होने लगी दुनिया में। बुनियादी चीज ये हुई कि अमेरिकन को एक एहसास हुआ सुपर पावर होने का। उस पे उन्होंने सबसे पहले मोहर लगाई। वो जो खाड़ी की जंग हुई 1992 में, फरवरी 1992 में, जिसको कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना गया, जिसमें ये सद्दाम हुसैन की फोर्सेस कुवैत चली गई थी। अब वो क्यों गई थी कि कैसे वो ट्रैप किए गए थे उसमें, वो भी एक किस्सा है। अप्रैल गिलेस्पी अमेरिकन एम्बेसडर थी, ये सुन लीजिए, क्योंकि उसकी बात नहीं करते। हाँ। अमेरिकन एम्बेसडर जो कि बगदाद में थी, अप्रैल गिलेस्पी, उनसे सद्दाम हुसैन की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपके जो ताल्लुकात, जो मसले बॉर्डर के हैं कुवैत वगैरह से, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अब सद्दाम को क्या सिग्नल मिला कि मतलब यह कि अगर हम कुवैत से अपने जो हमारे डिमांड्स हैं उसको मिलिटरीली भी हम सॉल्व कर ले, तो अमेरिका कुछ नहीं करेगा। दरअसल ये एक ट्रैप था। ये अमेरिकन अखबारों में आया कि इसमें जनाब सद्दाम हुसैन साहब फंस गए। अब ये हुआ दुनिया में, जनाब मुल्क ऑक्यूपाई कर लिया, वहां से इनको निकालो, और निकालने में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ। सोल सुपर पावर। उसके बाद यही यूगोस्लाविया की झड़प हो गई, फिर इंतफादा शुरू हुआ, और एक एक कयामत आने लगी। और उसके बाद होते 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 9/11 हुआ। यानी फोकस अमेरिका से हटके इस्लामिक टेरर पे आ गया। इस्लामिक टेररिज्म, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का था, उसको एक एनिमी इमेज की जरूरत थी। एनिमी इमेज अभी तक सोवियत यूनियन था। जब सोवियत यूनियन गिर गया तो एकदम से ये हुई कि भाई अब हमारी कोहिजन की किस वजह से रखेंगे इसे, हम सबको एक इस्लामिक टेरर से खतरा है। तो साहब वो मैन्युफैक्चर किया गया।
उसका फिर वॉर ऑन टेरर हुई। वॉर ऑन टेरर का नतीजा ये निकला कि जो बजाय इसके कि टेरर कम होता और बढ़ा, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा। तमाम वेस्ट एशियन, इराक से, सीरिया से, लिबिया से, सूडान से लोग रेले आए यूरोप। यूरोप में उन्होंने खटखटाना शुरू किया, एक माइग्रेशन शुरू हुए। जब माइग्रेशन हुए तो मर्केल ने तो कहा भाई मैं पुराने जमाने की क्रिश्चियन हूँ, गरीबों को इस तरह से मैं नहीं रहने दूंगी। उसने जगह दे दी, मर्केल अनपॉपुलर हो गई बाकी यूरोपियन कंट्रीज में। अभी तक वो मौका माइग्रेशन जो है भाई उसकी वजह है। ये ऐसे ही थोड़ी कि एकदम से असबाब इन्होंने कंधे पे लिया हम जाते हैं वहां। अरे आपके ऊपर बमबारी की गई, आपके घर लूटे गए, आपकी औरतों को रेप किया गया आपके आंखों के सामने, और उसके बाद सवाल ये उठता है कि साहब ये इधर क्यों आ रहे हैं? अरे भाई इधर इसलिए आ रहे हैं कि तुमने वो किया था, उनको बेघर कर दिया तुमने, इसलिए इधर आए हैं। साहब एक ये कयामत आई। उधर युगोस्लाविया के अंदर बॉस्नियंस को बिल्कुल सैंडविच कर दिया। वो इतना ज्यादा खून खराबा। अच्छा, यूरोप इंटरवीन नहीं कर रहा है, तब यूरोपियन आपके मोहल्ले में, बल्कि एक लेबर पार्टी के लीडर जो थे, नाम लीजिए, प्रेसिडेंट थे उसके, उन्होंने फिल्म बनाई 2 hours from लंदन, कि यहां से 2 घंटे फ्लाई करके तो वहां पहुंच जाओ जहां ये खून खराबा और हालतगरी हो रही है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा साहब देखिए, सो यूरोपियन यूनियन इसलिए बनाई गई थी कि यूरोप में 100 year वॉर्स रही ममालिक के बीच। तो दूसरी जंग अजीम के बाद यह तय किया यूरोपियन थिंकर्स ने और लोगों ने कि हम एक ऐसा आला बना ले, यूनिफाइड यूरोपियन यूनियन, कि हम एक दूसरे से न लड़े। तो यहां पे अगर हम बरतानिया मदद करे सर्बिया की, क्योंकि पिछली जंग में उसने दोनों साथ थे, तो उधर जर्मनी मदद करेगा क्रोएशिया की, क्योंकि पिछली जंग में ये दोनों भी साथ थे। तो इसलिए अच्छा, वहां हुआ क्या, गेंशर साहब थे जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने क्रोएशिया को टूटने से पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया। अब साहब एक कयामत और आ गई, अब यूरोपियन यूनियन, तो वो एक खलफिशार दुनिया में आया। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई कि एक मौका मिला था वेस्ट को, फर्ज करिए कि एक मौका मिला था अमेरिकन को कि दुनिया में सबके, देखिए आप उसको कहते थे कि वो शैतानों की सल्तनत है, शैतानों की हुकूमत है, उसको आपने गिरा लिया, वो गिर गई। अब तो दुनिया में डेमोक्रेसी आती, दुनिया में ह्यूमन राइट्स फैलते, दुनिया में लोगों की तालीम और तरक्की की बातें होती। बजाय इसके आपने दुनिया का हेजेमॉन बनने की तय कर ली कि डेमोक्रेसी के बजाय उसको, सोवियत यूनियन के कोलैप्स को ये नहीं देखा गया कि ये डेमोक्रेसी की कामयाबी है, बल्कि यूं देखा गया कि ये रैम्पेजिंग कैपिटलिज्म की कामयाबी, यानी कैपिटलिज्म कामयाब हुआ है, यानी मार्केट्स कामयाब हुई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये नेओकॉन्स खड़े हुए, उन्होंने एक नारा दिया कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डोमिनेंस, यानी अब अमेरिका अकेला है, अब दुनिया को जाकर डोमिनेट कर लेगा। ये तो अल्लाह दुनिया की तरकीमें हैं कि उन्होंने 2008 में लेमन ब्रदर्स को ढा दिया। लेमन ब्रदर्स उनका इतना बड़ा पिलर था उनके बैंकिंग और फाइनेंस कैपिटलिज्म का, कि जब वो उसके कॉन्ट्रडिक्शन से वो गिरा तो 20, 30, 40 बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स गिर गए। अभी तक अमेरिका उससे नहीं निकल पाया है, और उसकी कमजोरी की सबसे अभी अलामत जो आपने देखी है वो है जिस तरह से वो अफगानिस्तान से गए।
और अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बाद हालात वो छोड़ के गए हैं कि 23 मिलियन पीपल, 23 मिलियन लोग तकरीबन वहां भुखमरी के हाल में हैं कि अगर उनको मदद न मिली तो ना तो उनके पास इस जाड़े से बचने की कोई तरकीब है और ना उनके पास गल्ला है, ना उनके पास अनाज है। एक अजीब और गरीब हाल में ये है सूरत हाल सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, बजाय इसके कि एक सिस्टम नॉर्मल पीसफुल हार्मोनियस बनता, एक ग्रैब हेजेमोनिक सिस्टम बनने की कोशिश की गई जिसकी वजह से खुद उसके कॉन्ट्रडिक्शन से वो कमजोर होता गया और जो कि हालत जो हम सब देख रहे हैं। जी जी। नकवी साहब, आखिरी सवाल, मुख्तसर सा जवाब चाहिए, हालांकि ये सवाल खुद अपने आप में कुछ ज्यादा बताने के लिए हो सकता है, लेकिन मुख्तसर मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे जरा ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती। भारत पर क्या असर पड़ा सोवियत यूनियन के गिरने का, भारत की पॉलिसीज पर, भारत के ओवरऑल इंडिया पर क्या? देखिए, भारत का दिल जो था, एक जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंग्लैंड से फेबियन सोशलिज्म और नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह के की अगुवाई कर रहे थे। ये उनकी शख्सियत थी कि ये इसको चला ले गए, यहां तक के नासर वगैरह सब उनसे डिफर करते थे, उनसे उनको अपना लीडर मानते थे जवाहरलाल को। लेकिन जो अंदर के लोग थे, मसलन पटेल, मसलन उन्हीं के सेक्रेटरी जनरल सर गिरजा शंकर वाजपेयी, मसलन राजगोपालाचारी, मसलन बाबू जगजीवन राम बाबू राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट बने, ये सब अमेरिका की तरफ खामोश थे। अच्छा, घनश्याम दास बिरला, देखिए उन दिनों में आज वाले इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे नहीं, बिरला थे, टाटा थे, ये सब बिरलास के और जितने भी मारवाड़ियों के अखबार थे, एक भी अखबार ने अपना ब्यूरो मॉस्को में नहीं खोला। मॉस्को वो जगह थी जहां पे इंडियन एम्बेसडर था उन दिनों में, डायरेक्ट एक्सेस था, एक इम्पेनेट्रेबल सिस्टम था सोवियत यूनियन का जिसको कि आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे, लेकिन हिंदुस्तानी सफीर की ये वहां पे पोजीशन थी कि वो सेंट्रल कमेटी के लीडर से बात कर सकता था। हमारे एक दोस्त थे वर्नर एडम, मैंने आपको बताया भी पहले कि वो इसके फॉरेन एडिटर थे, फ्रैंकफर्टर अल जर्मन, बहुत बड़ा अखबार है, बड़ा सबसे बड़ा अखबार है जो जर्मनी का, वो मॉस्को में कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहे थे। मुझसे कहते थे कि सईद मुझे हैरत है कि हिंदुस्तान का एक भी वहां पे नुमाइंदा नहीं, क्योंकि अगर हो तो सारी दुनिया का मीडिया उनके हाथों से, हथेली से स्टोरी ले, सबसे इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट मॉस्को में हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हो। लेकिन हमारे साहूकार इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट, उसने सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंट रखा लंदन में और वॉशिंगटन में, और उस वॉशिंगटन में रखने की भी दो क्वालिफिकेशन थी। वो क्वालिफिकेशन ये थी कि वो महज वेजिटेरियन हो और खासकर अनियन और गार्लिक से वो परहेज करता हो, तब, क्योंकि इनकी फैमिलीज जब वहां जाती थी प्रोपराइटर्स की, तो उसकी वो सर्विस कर सके, तो गोया ये भी एक कंडीशन थी। ये तो एक मैंने मजाक में एक किस्सा आपको सुना दिया क्योंकि मैं अंदर से जानता हूं मैं इन वाकयात को। बहरहाल, तो एक आपका इस्टेब्लिशमेंट पूरा प्रो वेस्ट था। जैसे ही सोवियत यूनियन गिरा, मैं मौजूद था, इत्तेफाक की बात देखिए कि मैं वहां मौजूद था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। हमारी दोस्त थी जुक्कू घोष, अरुंधति घोष, अफ्रीका की जॉइंट सेक्रेटरी थी। वो वेरी ब्राह्मो, वेरी वेस्ट ओरिएंटेड। उनका ये था कि सोवियत की उस वक्त ये गिर रहा है, गोर्बचेव जाने वाला है, येल्सिन आने वाला है। उनको ये नहीं था कि येल्सिन बोरिस कौन है या गोर्बचेव कौन है, उनको ये था कि एक लिबरल सिस्टम आ जाए। उधर मुझको दुबे थे फॉरेन सेक्रेटरी, कोने में उनका दफ्तर था। वो जनाब एल्फ्रेड गोंजाल्वेज जो हमारे एम्बेसडर थे मॉस्को में, उनसे चिल्ला चिल्ला के, दोनों को ये था कि गोर्बचेव बच जाए,
तो यानी स्प्लिट था एक लेवल पे, लेकिन जो कुव्वतें थी, जो इस्टेब्लिशमेंट था, वो वेस्ट की तरफ था। और सिचुएशन भी ऐसी आ गई थी कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, तो सोवियत यूनियन गिर चुका था, घर में वो सोने की कमी थी, अपना सोना गिरवी रखने तक की बात आ गई थी, और कोई दूसरा इनके पास चारा नहीं था कि ये एकदम से रिफॉर्म्स की तरफ आए, पूरे अपने आप को अमेरिकन और वेस्ट और वर्ल्ड बैंक सिस्टम से इन लाइन कर लें, और उसके फायदे भी हुए। फायदा ये हुआ कि कुछ एक झटके में ऐसा लगा कि जैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी उठी, लेकिन इन झटकों में सिर्फ अब इस वक्त हालत ये है कि बिलियनियर्स बनते चले जा रहे हैं और गरीब पिसता चला जा रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन इस सिस्टम में है, और ये सिस्टम जब तक ये भी कोल्ड वॉर के खत्म हो जाने की देन है कि ये बिल्कुल आया हो गया। क्या आया हो गया? जहां लोग अपने हुकूमत लाते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हेल्थ, स्कूलिंग, पेंशन्स, इन इश्यूज के ऊपर वहां बड़ा साहूकार जो है वो देखता है कि इन इश्यूज पे तो फिर ये जनता की आवाज उठेगी, वो फौरन मीडिया का सहारा लेके इन आवाजों को दबा देता है, और वो ले जाता है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई और एथनिक, और उन झगड़ों को, माइग्रेशन, उन झगड़ों पे जो कि कंटेंशियस है। यही नहीं है, ये दुनिया में यही हो रहा है कि जहां लोग अपने लोगों को लेके आगे बढ़े, वहां इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया का सहारा लेके उसको दबा दिया। अमेरिका में बर्नी सैंडर्स फार अवे रनर थे, आगे थे। सिस्टम ने ट्रंप को बेहतर समझा, इस्टेब्लिशमेंट ने, कि वाम ना आ जाए। ये एक है जो वाम का है, तो उस वाम को आप बदलिए, वाम का नाम हटा दीजिए, आपको सिर्फ वो हुकूमतें चाहिए जो कि लोगों का रोटी, कपड़ा, मकान, पेंशन, स्कूल, हेल्थ केयर, इसकी बातें करें। इक्वालिटी आए, जिसमें कि ये जो डिस्पैरिटी है अमीर और गरीब में, वो खत्म हो। ये हमें अब नए साल में हमें ये सोचना है हम इस तरफ कैसे बढ़े। और जी जी बहुत बहुत शुक्रिया शहीद नकवी साहब, आपने सोवियत यूनियन के गिरने का जो यूरोप में और साउथ अफ्रीका में और मुख्तलिफ इलाकों में जो जोग्राफियाई तब्दीलियां आई उसके बारे में भी बताया, और उस नजरिए के बारे में कि वो कैपिटलिज्म हावी हुआ, लेकिन उसके साथ साथ तबाहियां आई, कई मुल्कों की जंगें हुई, और वो जो उनका हथियार बनाने वाला जो इंडस्ट्री है वो हावी रही, और अब भी भारत पे जो कुछ असर हुआ वो भी आपने बताया, और ये साथ साथ ये बताया कि ये पब्लिक वेलफेयर की बात को पसंद नहीं करते। नया सिस्टम मीडिया के जरिए लोगों को इमोशनल इश्यूज में, कम्युनल डिवाइड्स में, उसमें ले जाकर के मुल्कों को तबाह करता है, और जो गरीब और अमीर के बीच में फर्क है वो बढ़ता चला जाता है। इससे बहरहाल एक बहुत ही समाजी नुकसान भी होता है। मुल्क में जो मुश्किलात बढ़ती हैं वो हम दिन रात मुसलसल देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहीद नकवी साहब, आपने वक्त दिया। नए साल के आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नया साल, और हम इसी तरह से बात करते रहें, आपसे बहुत कुछ सीखते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।